ओके, सो ये एमसीक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आपको दोबारा बता देता हूँ कि सोलर सिस्टम चल रहा है आपका, और हम क्वेश्चन नंबर 16 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको पहले टॉपिक वाइज चीज़ें दी जाएं, उसके बाद ही आपको एमसीक्यू करवाए जाएं। पहले आपको चीज़ें पूरी तरह से आपका ब्रीफिंग हो जाए उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है, किस ग्रह को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो इसमें आंसर है आपका पृथ्वी। ठीक है, और इसका दूसरा उत्तर नेपच्यून भी हो सकता है। अगर उसने ऑप्शन में विकल्प में आपको पृथ्वी नहीं दिया है तो आप नेपच्यून की तरफ जाएंगे। अगर उसने दोनों दिए हैं जैसे इस वाले केस में, तो आप बोलेंगे आपका पृथ्वी ही उत्तर होगा, प्राथमिकता इसे दी जाएगी। अब जान लेते हैं कि नेपच्यून को ब्लू जायंट या नीले कलर का ग्रह, या जिस ग्रह का रंग नीला होता है कौन सा होता है, तो नेपच्यून इसको नीला रंग इसका CH4 देता है। यानी कौन? मीथेन। मीथेन गैस ही आपको इसका ब्लू कलर देगी। जैसे यूरेनस को ग्रीन कलर दिया जा रहा था, मीथेन के द्वारा नेपच्यून को ब्लू कलर दिया जाएगा। अब जो मेन मुद्दा है पृथ्वी का, उसको जानते हैं कि इसको नीला कलर क्यों मिलता है, नीला रंग इसको क्यों दिखाई, मतलब नीले कलर का ही क्यों दिखाई देती है। तो इसके दो कारण हैं, एक तो पानी की प्रचुरता और दूसरा हमारा वायुमंडल। पानी जैसा आप जानते हैं 70% से ऊपर हमारे धरती में पानी है, और वायुमंडल भी है। पानी क्या करता है आपका, सूर्य की जितनी भी किरणें धरती पर पड़ती हैं, पृथ्वी पर पड़ती हैं, उनमें पानी क्या करता है आपको मालूम है। आपके प्रकाश में 7 रंग पाए जाएंगे, जिनको हम विबग्योर से परिभाषित करते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, येलो, ये सभी आपके पाए जाएंगे आपके किसमें? प्रकाश में। पानी क्या करता है, सभी ये जो प्रकाश है इसके सभी रंगों को क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा, मतलब अवशोषित करेगा। बजाय एक रंग के, वो रंग होगा नीला, उसको ये स्कैटर करेगा, या यूं कहें कि वो स्कैटर होके आपका, सॉरी, रिफ्लेक्ट होके आपका क्या करेगा, वो आपकी आंखों तक पहुंचेगा। रिफ्लेक्ट, स्कैटर नहीं, रिफ्लेक्ट। ठीक है, और रिफ्लेक्ट को हिंदी में कहते हैं परावर्तित। परावर्तित, अगर मैं मात्रा सही से बनवा पा रहा हूँ, परावर्तित, हाँ, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्शन के कारण पानी में जब भी प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश सारे रंगों को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है, बस ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से पानी आपका नीले रंग का दिखाई देता है। साथ में जो वायुमंडल है हमारा, एटमॉस्फेयर है, वो भी इसी तरह का कार्य करता है। इसमें प्रकाश पड़ेगा, ये प्रकाश में मौजूद सभी रंगों को अवशोषित करेगा, परावर्तित केवल किसको करेगा? नीले रंग को। ठीक है, तो ये थी इसकी कहानी। अब देखिए, यहाँ भी नीला और यहाँ भी नीला, तो इस वजह से फिर ये हमें स्पष्ट रूप से नीले रंग का एक ग्रह नज़र आता है अगर हम इसे अंतरिक्ष से देखें। तो दो रीज़न आपको बता दिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसके पीछे का रीज़न। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आप गेन कर पा रहे होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका उत्तर है 27.3 दिन। इतने ही दिन में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, और चंदा मामा क्या करेंगे, जो लट्टू की तरह घूमते हैं एक एक्सिस पे, ठीक है, उसका भी टाइम ऑलमोस्ट इतना होता है, 27.3। ठीक है, इसी वजह से क्या हमें चंद्रमा की केवल एक तरफ की सतह दिखाई देगी, दूसरी तरफ की नहीं, एक ही तरफ की साइड दिखाई देगी।
दूसरी तरफ आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा अगर आप धरती में खड़े हैं। हाँ, अगर आप स्पेस में मौजूद हैं तो आप इसका दूसरा साइड, जो डार्क साइड होगा, उसको देख पाएंगे। अब इसका अगर आप देखें, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो चाँद की सतह है वो ऐसे समतल नहीं, काफ़ी सारे आपको क्रेटर्स देखने को मिलेंगे जो मीटियोर्स होते हैं, ठीक है, जो एस्टेरॉयड टकराते हैं अपने चाँद से। जो वो टकराते हैं तो आपको चाँद में कुछ इस तरह के धब्बे देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलेंगे। अगर आप ज़ूम करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये क्रेटर्स की वजह से हुए हैं। और दूसरा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक समान नहीं है। आपको एक डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। मेटल्स इसके एक जगह में, शायद एस्टेरॉयड की वजह से, एस्टेरॉयड टकराने की वजह से आपको एक साइड इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलेगा। अब आगे बात करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जान लेते हैं। हाँ, मास के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और आपका वेट के बारे में भी। कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। इसको आइए जानते हैं, ठीक है। मास, पहले मास देखते हैं। देखिए, मास का मतलब है, मान लो ये मैं हूँ। अगर मैं अपने मास की बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा मास मेरा कुछ नहीं, मेरे अंदर जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, उसकी कुल क्वांटिटी आपका क्या कहलाती है, मास कहलाती है। मतलब मात्रा, आपके अंदर जितना भी आपका मांस मज्जा, ठीक है, रक्त, ये सब जो भी हैं, आप जिस चीज़ से भी बने हैं, उसकी मात्रा आपकी क्या कहलाती है, मास कहलाती है। वहीं अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट आपका और कुछ नहीं, किसी ग्रह का क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरा वेट कितना है तो मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसी वजह से आपका क्या होगा, वेट आपका हर जगह बदलता है, क्योंकि हर ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और जो इसकी यूनिट होती है मास की, वो अलग होगी, वेट की अलग होगी। वेट आपका न्यूटन में नापा जाता है, मास आपका किलोग्राम ग्रामीण में नापा जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये चीज़ डिस्कस करने का क्यों मेरे दिमाग में आया, ये इसलिए क्योंकि चंद्रमा में अगर आप मौजूद रहेंगे और अगर आप अपना वज़न नापेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका वज़न धरती पे है उसका लगभग एक छठा, ठीक है, 1/6 पार्ट ही आपको यहाँ नज़र आएगा, आपका वेट, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है ये वाला और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कुछ अलग तरह से भी पूछने की कोशिश करता है। पहला तो ये पूछेगा कि आपका चाँद में आपका मास क्या होगा, ठीक है। और फिर बोलेगा या फिर आपका वेट क्या होगा चाँद में, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट में क्या बदलाव आता है। तो जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो बदलेगा, वो कितना होगा, 1/6 होगा, जो उसकी धरती में जब वो मौजूद रहेगा उस वजन के कंपैरिजन में। अगर धरती में उसका वजन 60 किलो है तो मास में, मून में उसका वजन आपका कितना होगा, 10 किलो होगा। वही व्यक्ति आपका 10 किलो में मापा जाएगा। अब ये हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, जो कि गलत होता है। इसमें ऐसा बोला जाना चाहिए कि धरती में उसका जो वजन है वो है आपका 60 न्यूटन, ठीक है। और वहीं अगर मैं मून की बात करूं तो मून में उसका जो वेट होगा वो 10 न्यूटन होगा। न्यूटन, आप समझ रहे हैं मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि न्यूटन ही आपका क्या होता है, एसआई यूनिट होती है, किसकी, आपके वेट की। वहीं अगर मैं मास की बात करूं तो मास की जो एसआई यूनिट होगी वो होती है किलोग्राम। तो आपका कोई बोले कि वेट कितना है,
तो वेट बोलिएगा मेरा न्यूटन में आता है, किलोग्राम में नहीं। ठीक है। वहीं अगर वो बोले मास क्या है, तो तब आप एग्री कर जाइएगा, हाँ बंदा सही है, समझदार है, मास की बात कर रहा है, यानी किलोग्राम की बात कर रहा है। तो आपका मास धरती में अगर 60 किलो है, तो चंद्रमा भी ये 60 किलो होगा। मास नहीं बदलेगा, वेट बदलेगा। इसीलिए इसमें कंफ्यूज करने के लिए एस्पिरेंट से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पुट करता है कि आपका जो, अगर धरती में आपका मास 60 kg है, मास, जान दीजिए मास, दोबारा कह रहा हूँ, तो आप बताइए कि आपका मास चांद पे कितना होगा। तो आप बोलेंगे मेरा मास चांद पे भी 60 किलो होगा, क्योंकि मास नहीं बदलता। आपका क्या बदलेगा? आपका बदलेगा क्या? वेट। तो वेट बदलेगा, मास नहीं, ध्यान दीजिएगा। और इसकी एसआई यूनिट पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये रेलवे में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, और आपके एसएससी में भी आ सकता है, इवन हो सकता है स्टेट एग्ज़ाम में आ जाए। लेकिन बेसिकली आपका जो क्वेश्चन बनते हैं इससे, एक तो मास से और एक वेट से, कंफ्यूज करने के लिए देता है। बच्चों को ध्यान रहता है कि 1/6 होगा, और वो 1/6 करके आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन में अगर उसने पूछा है कि मास क्या होगा, तो मास सेम रहेगा। लेकिन अगर वो वेट की बात करे, तो हाँ वेट बदलेगा, 1/6 होगा कंपेयर टू अर्थ। आगे बढ़े। उल्कापिंड, मीटियोराइट्स किसके बने होते हैं? तो भैया मीटियोराइट्स आपके किसके बने होते हैं? धूल, बर्फ, चट्टानी, धातु पिंड, केवल बर्फ? नहीं। देखो, आपका जो मीटियोराइट्स होंगे वो चट्टानी और धातु पिंड होते हैं। आपके मीटियोराइट्स के अलावा आपको एस्टेरॉयड, मीटियोर्स, आपका कॉमेट्स, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें इसमें देख लेते हैं कि आपका पहला है एस्टेरॉयड। देखिए, इसको थोड़ा सा रब कर लूँ और आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये सन है, इसके अराउंड आपको 4 प्लैनेट्स के बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट में आपको पिंडे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे। ठीक है। अभी एस्टेरॉयड किस चीज़ के बने होते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, कहीं पर आपका नहीं, देखो जो एस्टेरॉयड बेल्ट में जो एस्टेरॉयड होते हैं वो आपके आयरन और निकेल, इन दोनों से बने होते हैं। मेनली इन दोनों से बने होंगे। और दूसरा ये क्या, इसके बाहर कहीं आपको इसी में ही देख लेते हैं, आपका आता है जो क्या था, कॉमेट्स। एस्टेरॉयड आपके क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं उसे, क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड आपके कॉमेट हो गया, यानी कि क्या, धूमकेतु। ठीक है। पहले इनको देखो। एस्टेरॉयड आपको कहाँ मिलेंगे? एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलेंगे, यानी क्षुद्र ग्रह आपको इस वाली बेल्ट में मिलेंगे। किससे बने होंगे? आयरन तथा निकेल से। वहीं जो धूमकेतु होगा, जिसकी आप बोलते हैं जिसको पुच्छल तारा, ठीक है, तो कॉमेट कभी कभार देखने को मिल जाता है। तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसकी टेल होती है। बना किससे होता है? मेजर डिफरेंस यही देखा जाता है। ये देखिए, आपका बना होता है बर्फ़ से। अब ये बर्फ़ कैसी होगी? क्या पानी से होगी? नहीं, इसमें गैसेस होंगी। गैस हो गया, आपकी धूल हो गया, इनसे मिलकर एक बर्फ़ बनती है। ये बर्फ़ थोड़ा गंदी सी होती है देखने में, ऐसे लगेगा आपने मिट्टी जमा करी, गंदा मटमैला पानी, और उसको बर्फ़ में तब्दील कर दिया। तो ये बर्फ़ से बना होता है। और जब ये ट्रैवल करता है ना, तो इसके पीछे गैस की एक क्या बोलेंगे, एक टेल सी नज़र आती है कॉमेट्स में। ठीक है। हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि एक हेले कॉमेट था, जो साल कब देखा गया? साल 1986। तो आपको बताना है, ये अगली बार
कब देखा जाएगा और कितने साल बाद देखा जाता है? क्या ये 76 साल बाद देखा जाता है? क्या ये 71 साल बाद देखा जाता है? क्या ये 1985 में देखा गया था या फिर ये 1986 में देखा गया था? और अगली बार ये कितने साल बाद दिखाई देगा, आपको ये बताना है। अच्छा, तो मेजर डिफरेंस आपको पता चल गया। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड और कॉमेट, इसमें बनावट में क्या डिफरेंस है? ये आयरन और निकल से बना होगा आपका एस्टेरॉइड, और आपका कॉमेट किससे बना होगा? आपका बना होगा बर्फ से। अब क्या होता है जब एस्टेरॉइड और कॉमेट टूटते हैं, तब निर्माण होता है किनका? METEOR OROIDS, मीटियोरॉइड्स। हाँ, मीटियोरॉइड्स। तो तब निर्माण होता है आपका मीटियोरॉइड्स का। तो मीटियोरॉइड्स या तो ये भी होगा और ये भी, इनके छोटे कण, ठीक है। अभी आपको स्पेस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मीटियोरॉइड्स पे आ गए हम। अब ये कहीं आपकी धरती है, ये आपका स्पेस है, यहाँ पे आपको कहीं पे मीटियोराइट्स मिलेंगे। ये TES है, मैंने अभी OIDS बताया था, मीटियोरॉइड्स, ठीक है। अब क्या होगा जब ये मीटियोराइट्स धरती यानी कि हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे, तो तब इनको क्या बोला जाएगा? तो तब बोला जाएगा इनको क्या? मीटियोर्स। तब इनका नामकरण हो जाएगा METEORS, मीटियोर्स। तो ये मीटियोर्स बन जाएंगे, क्यों? जब ये धरती के उसमें आएंगे, एटमॉस्फेयर में आएंगे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को फेस करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है, हमारी धरती में जो एटमॉस्फेयर है वहाँ आपको गैस मिलेंगी, उसके साथ ये फ्रिक्शन करेंगे। तो फ्रिक्शन से क्या होगा? ये एक तरह से एक टूटता तारा नज़र आएगा। तो जो आप टूटता तारा देखते हैं, जिससे आप विश मांगते हैं, वो और कुछ नहीं, आपका मीटियोर्स होता है। फिर जब ये धरती में आ जाता है, यानी धरती से टकराता है, तो तब इसको बोला जाता है क्या? आपका उल्का पिंड, यानी मीटियोराइट्स। METEORITES। तो देख रहे हैं, मीटियोरॉइड्स जब स्पेस में है, मीटियोर्स जब एटमॉस्फेयर में आ गया, वायुमंडल में आ गया, और जब ये धरती पे पहुंच गया तो इसको बोला गया क्या? मीटियोराइट्स, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत है? नहीं, इनमें यही डिफरेंस आपको ध्यान में रखना था। बने कैसे? या तो कॉमेट से बनेंगे या तो एस्टेरॉयड से बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि उपग्रह है, यानी कि एक नेचुरल सैटेलाइट है? तो टाइटन आपका शनि का उपग्रह है। शनि की बात हमने पहले भी कर ली थी। लगभग 260 से ऊपर इसके पास नेचुरल सैटेलाइट हैं। अभी लीड में महाराज शनि ही चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी इनके पास हैं। बृहस्पति जी के पास हैं 95। अभी रिसर्च देखते हैं आगे कितनी बढ़ती है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कितना डाटा हमें प्रोवाइड करवा पाते हैं कि क्या ये आगे और बढ़ेंगे। 95 से इनका आंकड़ा और आगे बढ़ेगा, वो जानेंगे। तो अभी आपका शनि है, और शनि का ही एक ग्रह, फेमस ग्रह है टाइटन। क्या इसके बाकी ग्रह भी आपको याद रखने हैं? तो हाँ, बिल्कुल आपको और इसके उपग्रह भी याद रखने हैं शनि के। एक तो टाइटन है सबसे मेन, इसके अलावा और क्या याद रखना है वो देख लो। एक तो आपका हो गया टाइटन, और दूसरा जो आपका है वो है ENCELADUS, एनसीलाडस। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? देखो, ये तो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। वहीं एनसीलाडस को भी क्यों कंसिडर किया जाता है इम्पोर्टेंट? क्योंकि इन दोनों में क्या है, पॉसिबिलिटी है कि आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ देखने को मिल सकती है। मतलब इसमें जीवन आपका मौजूद हो सकता है। इस वजह से ये साइंटिस्टों की नज़र में आए रहते हैं। तो आपको दो इम्पॉर्टेंट ग्रह जरूर याद रखने हैं आपके, किसके? शनि के। एक तो टाइटन और एक एनसीलाडस।
इसके अलावा आपको एक तो मंगल के भी आपको ध्यान रखने हैं। मंगल के आपको दो ध्यान रखने हैं, एक तो फोबोस, एक डीमोस। ये दो नेचुरल सैटेलाइट यानी कि आपके उपग्रह आपके किसके हैं? मंगल के हैं। उसके बाद जुपिटर के आपको चार याद रखने हैं। एक तो गैनीमेड, और एक है आपका कैलिस्टो, एक है आपका यूरोपा, और एक है आपका आईओ। अच्छा, इनके बारे में पूछता है कि इनकी खोज किसने की थी, तो ध्यान दीजिएगा। इनकी खोज की थी गैलीलियो ने, ठीक है। तो गैलीलियो ने इनको ढूंढा था, आपके जुपिटर की जो नेचुरल सैटेलाइट है। और इनमें भी जो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है जुपिटर का, वो है आपका गैनीमेड। अब क्या इसके अलावा और कोई प्लेनेट जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है उसके नेचुरल सैटेलाइट? एक तो आपका हो गया मंगल, एक हो गया आपका जुपिटर, ठीक है, एक हो गया आपका कौन? तो आपका सैटर्न यानी शनि, और एक और आपका हो गया क्या? ट्राइटन, हाँ, नेपच्यून। नेपच्यून का भी आपको ध्यान रखना है, इसका है एक ट्राइटन नाम का उपग्रह, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पूछता है वो कि आपका कि ट्राइटन किसका उपग्रह है, या बोलेगा गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है, या फिर जुपिटर की इनमें से कौन सा उपग्रह नहीं है, और उसमें डाल देगा टाइटन। ध्यान देना है आपको, टाइटन आपका शनि ग्रह का उपग्रह है। अब शनि ग्रह के बारे में ही थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें आपको एक क्लियर आपको रिंग दिखेगी, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका सॉलिड होगा, सॉलिड नहीं सॉरी गैसियस होगा, गैसियस प्लैनेट है आपका जुपिटर, और सैटर्न आपके गैसियस प्लैनेट है। देन उसके बाद जो यूरेनस और नेपच्यून है वो आपके आइसी प्लैनेट हैं, ठोस होंगे लेकिन आइसी होंगे, सूरज से काफ़ी दूर है, इसलिए इनकी जो गैसेस हैं वो जमी हुई गैसेस आपको मिलेंगी। और किस कलर के होंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेपच्यून आपका ब्लू और यूरेनस ग्रीन, कारण मीथेन। अब आगे बढ़ें। तारों का रंग किसका सूचक होता है? दूरी, आकार, तापमान, वायुमंडलीय दबाव। तो तारों का जो रंग होता है वो उनके तापमान को दर्शाता है, ठीक है। अगर ब्राइट कलर होगा तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, रेड कलर का होगा तो समझ लीजिए अब तारा मरने वाला है, मरने की स्थिति में, ठीक है। अच्छा, हमारा सूर्य आपको कैसे दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है? तो आपको ये या तो किसी को ये नारंगी रंग का दिखेगा, अगर हम ड्राइंग करते हैं तो कैसे दिखाते हैं? नारंगी, कभी पीला, ठीक है। और दिन के टाइम में तो आँखों पे आता भी नहीं है, देखने में नहीं आता, तो उस समय सफ़ेद इसको कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह का आपको देखने को मिलता है। तो हमारा जो सूरज है वो अपनी मिडिल एज में है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये आपका मध्यम अवस्था का एक तारा होगा, कौन? सूर्य। जो बूढ़े तारे होते हैं उनका लाल रंग देखने को मिलेगा आपको, आमतौर पर लाल रंग ही देखने को मिलेगा। और जो जवान तारे होंगे, जो सबसे गर्म तारे होंगे, जिनका टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, वो होंगे आपके किस रंग के? आपके वो होंगे या तो सफ़ेद रंग के या फिर नीले रंग के। जिनका कलर आपको नीला या फिर सफ़ेद की तरफ देखने को मिलेगा, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। आगे क्वेश्चन क्या है? सूर्य क्या है? एक ग्रह, एक उपग्रह, एक तारा, एक क्षुद्र ग्रह। तो ये आपका है सी, एक तारा होगा। अब सूर्य के बारे में थोड़ा सा चीज़ें देख लेंगे हम। एक तारा है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है इसमें। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में आपको डिफरेंस पता है? पता है या नहीं है? तो इसमें एक वीडियो बना दी जाएगी जहाँ पर आप न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि बॉम्ब कैसे बनाए जाते हैं, सूरज में किस तरह के रिएक्शन देखने को मिलेंगी,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और पहली बार इस चीज़ का आइडिया किसके माइंड में आया और किस तरह से ये आपकी सफलता और विफलताओं के बीच में झूलता रहा। कौन सा? न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, दोनों ही। ठीक है, साइंटिस्ट दोनों पे काम करते हैं। आपको ध्यान देना है यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, तो इसकी बात करते हैं। फ्यूजन का मीनिंग क्या है? फ्यूजन और एक तरफ है आपका फिजन, इसमें डिफरेंस हाँ, फ्यूजन फिजन। फ्यूजन में देखो, फ्यूजन में क्या होगा, चीज़ें जुड़ेंगी आपस में। यानी फ्यूजन को आप प्लस से याद कीजिए, एडिशन हो रहा है, चीज़ें जुड़ रही हैं। यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं? डिवाइड, इनका डिवीज़न हो रहा है चीज़ों का। क्या चीज़ों का? क्या होगा कि इसमें जो हमारे यूरेनियम और प्लूटोनियम होंगे, इसमें प्लूटोनियम 239 और आपका एक यूरेनियम आपका 235। तो फ्यूजन में, और इसमें फ्यूजन में आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इस तरह का। ठीक है। अच्छा, फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा किसमें? सूर्य में। ऐसा क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, जो आपका एटम होगा, एटम्स में आप जानते हैं कि किससे मिलके बना होता है। इसके सेंटर में आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसका नाभिकीय स्थान बनाता है, और इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए मिलेंगे। ये एटम की संरचना है। तो क्या होता है कि इसमें जो परमाणु, यानी कि इसका एटम का न्यूक्लियस होता है एटम्स का, वो आपस में मिलकर मिलेंगे और ऊर्जा बनाएंगे। यहाँ पर ऊर्जा बनाएंगे मिलकर। इसमें क्या होगा, जो प्लूटोनियम और यूरेनियम है, देखो इसका 235 239। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत हैवी एलिमेंट हैं और इनका जो एटम होंगे वो टूटेंगे। ठीक है, इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो टूटेगा, और क्या होगा? टूटेगा, विखंडन होगा, और विखंडन से क्या होगा? ऊर्जा निकलेगी। यहाँ पर भी ऊर्जा बननी चालू होगी। यहाँ पर तो टूट कर चालू हो रहा है, और फ्यूजन में मिलकर जब आपस में मिलेंगे, क्या आपके एटॉमिक न्यूक्लियस, या फिर जो क्या कहेंगे उन्हें, नाभिक। ठीक है, जो परमाणु का जो नाभिक होगा वो क्या होगा? आपस में मिलेगा, तो क्या करेगा? फ्यूजन वाली प्रोसेस से ऊर्जा बनाएगा। वहीं फिजन वाली में ध्यान रखना, टूटेगा। क्या होगा? परमाणु, जो भारी परमाणु होंगे जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम, इनके जो नाभिक होंगे वो आपके टूटेंगे और छोटे छोटे पार्टिकल में बन जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा? यहाँ से भी आपकी ऊर्जा निकलेगी। तो फिर डिपेंड करेगा कि आप इस ऊर्जा का प्रयोग किस तरह से करते हैं। क्या मानवता की भलाई के लिए, या फिर क्या युद्ध वगैरह इन तरह के चीज़ों के लिए, विध्वंसक चीज़ों के लिए। ठीक है, तो देखो, जो आपका ये वाली रिएक्शन होती है फ्यूजन, ये आपका नॉर्मली अभी तक देखने को मिली है हमारी धरती में। कौन? साइंटिस्ट करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, या फिर बम बनाने के लिए। आपका जो एटम बम है वो फ्यूजन में काम करता है, ध्यान रखना। फ्यूजन जो सूर्य में हो रहा है, ये अभी तक बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट फ्यूजन पे काम कर रहे हैं। मुश्किल इसलिए था क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसको थोड़ा कंट्रोल कर पाना एज़ कम्पेयर टू
दिस मुश्किल होता है, ठीक है। तो फ्यूजन को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है बजाय फ्यूजन के। दोनों ही वैसे मुश्किल है, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल है आपका फ्यूजन। तो क्या होगा, अब साइंटिस्ट फ्यूजन में काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे निकलती है एक क्लीन एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। यहाँ आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं आपके, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है। इससे मानवता को भी खतरा हो सकता है, इससे नहीं होगा। अगर इसमें आपने महारत हासिल कर ली फ्यूजन में, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म की एनर्जी देगा और क्या करेगा, एक क्लीन एनर्जी देगा। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया, फ्यूजन कहाँ आपके सन में, फिजन कहाँ जो अभी तक हम कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, एटम बम में, तो वो है आपका फिजन। फिजन यानी कि टूटना, यानी कि जो परमाणु हैं, जो परमाणु की नाभि हैं, उनका टूटना और छोटे छोटे उसमें डिवाइड हो जाना, मतलब उनका विघटन हो जाना। वहीं आपका फ्यूजन में क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनका आपस में मिलना और क्या करना, एक एनर्जी का बाहर, मतलब एनर्जी का क्रिएशन होना, ठीक है। आगे बात करें, आगे आपका है अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? क्या सर्कुलर? माइंड में तो बचपन में ही आता था गोल गोल घूमती है ऐसे, नहीं। क्या रेक्टेंगुलर? क्या धरती ऐसे घूमेगी? या अंडाकार, एलिप्टिकल, या एक स्ट्रेट लाइन में? मतलब इमेजिन करके देखिए, अगर सूरज यहाँ पर है, धरती ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप अगर धरती ऐसे घूमती ना, तो आपके दिन रात हमेशा एक ही, मतलब दिन रात हमेशा आपके एक समान होने थे, ठीक है। हाँ, उस पर भी डिपेंड करेगा उसके टिल्ट पे, लेकिन साथ ही साथ उस पर भी डिपेंड करेगा किस पे, किस पे, इसके घूमने की अवस्था पे, किस पाथ को फॉलो कर रहा है। साथ में धरती का जो टेम्परेचर था उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने थे, जिससे सर्दी पड़ जाती है। फिर क्या होता है आपका, गर्मियों में कितनी गर्मी पड़ती है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो ये देखने को फिर नहीं मिलता इस वाले केस में। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, एक टाइम में धरती क्लोज आएगी, ठीक है, और एक टाइम में धरती दूर जाती हुई नजर आएगी। लेकिन इस वाले केस में आप देखोगे, पहले वाले में एक समान, ठीक है, इस वाले में इस तरह, ठीक है। अब एलिप्टिकल, जो कि असल में धरती के घूमने की अवस्था है कि किस तरह से धरती सूर्य की चक्कर लगाती है, तो इसका उत्तर था अंडाकार, ठीक है। इसके आपके दो आपको सेंटर मिलते हैं एलिप्टिकल पाथ के, ठीक है। अगर मैं इस ऑर्बिट की बात करूं, तो आपका कहीं ना कहीं एक सेंटर में सूर्य मौजूद होगा और उसके चारों ओर धरती चक्कर लगाती है। इससे क्या क्वेश्चन बनता है, एक तो ये कि जो धरती जब सबसे समीप होती है, इस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, तो ये होता है आपका पेरिलियन। और जब दूर रहती है, सबसे दूर रहती है, तो इसको बोलते हैं एपीलियन, ठीक है। इससे रिलेटेड कैपलर्स के 3 नियम भी आते हैं, वो भी आपको ध्यान देने हैं, वो अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। और फिर इस वाले में अगर स्ट्रेट लाइन में जाती है, मान लीजिए सूरज है, धरती आई आई आई, यहाँ पे टेम्परेचर मिला, फिर निकल गई अपना आगे, तो भैया एक टाइम में तो फिर धरती में लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, सब बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती हुई आगे निकल गई, टाटा बाय बाय करते हुए सूरज को। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, प्लूटो, प्लूटो को किस वर्ष ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है साल 2006। 2006 में जो आपके इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था, उन्होंने नई डेफिनेशन बनाई थी, एक नई आपकी परिभाषा बनाई थी किनकी, ग्रह की। बोला था ग्रह वो होंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, सूर्य के चक्कर मारेंगे। दूसरा, इनका शेप हमेशा गोलाकार होना चाहिए, किसकी वजह से, इनका गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से इनका क्या होना चाहिए, जो शेप होना चाहिए वो लगभग स्फेरिकल होना चाहिए, गोलाकार, ठीक है। अब
तीसरा जो कंडीशन थी वो ये कि जब ये अपना एक ऑर्बिट को फॉलो कर रहे हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस ऑर्बिट में आपके जितने भी छोटे-छोटे आपके चीज़ें आएँगी, जैसे कि पिंड वगैरह आएँगे या ये डेब्रिस बोल सकते हैं आपको, अवशेष, ठीक है? उनको या तो ये अपने में मिला लें या फिर इनको अपने रास्ते से हटा दें अपनी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो क्या हुआ, इसमें प्लूटो ये वाली कंडीशन नहीं दे पाया, तीसरी कंडीशन। केवल 2 ही कंडीशन, सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा रहा था, साथ में इसका गोलाकार शेप भी था, ठीक है? स्फेरिकल शेप या फिर गोलाकार बोल सकते हैं, गेंदनुमा। लेकिन ये क्या कर रहा था, इसके जो सामने जितने भी डेब्रिस या छोटे-छोटे उल्कापिंड आ रहे थे, ये इनको अपने में मिला नहीं पा रहा था या फिर इनको अपने पथ से नहीं हटा पा रहा था, ठीक है? अब क्या हुआ कि फिर साइंटिस्टों ने बताया कि ये आपका कुइपर बेल्ट का हिस्सा है। जैसे आपको सूरज ये है, देन यहाँ पे कहीं पर एस्टेरॉयड बेल्ट होगी, फिर हमारे सोलर सिस्टम की एक बाउंड्री मानी जाती है आपकी कुइपर बेल्ट, जहाँ आपको छोटे-छोटे, ठंडे-ठंडे उल्कापिंड देखने को मिलेंगे। तो बोला गया साइंटिस्टों द्वारा कि आपका जो प्लूटो है, ठीक है, वो कुइपर बेल्ट का ही हिस्सा है। वो आपका कोई प्लैनेट नहीं है, वो आपका ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि बौना ग्रह, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? कई बार डिस्कस कर लिया अभी तक। ये बी यूरेनस, कारण बता दिया, मीथेन गैस। इसके अलावा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वही होगा जो सूरज से सबसे दूर होगा। तो सबसे दूर कौन होगा? नेपच्यून। तो नेपच्यून आपका सबसे ठंडा ग्रह होगा, ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 10,000 डिग्री है। ये 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 अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके सूर्य का रंग पीला, नारंगी या सफ़ेद होगा। तो जो आपका सूर्य का टेम्परेचर होगा ना, इसकी सतह का टेम्परेचर वो आपको 5,000 से लेकर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मिलेगा। क्योंकि जो ये रंग होते हैं, आपको ये रंग किसी तारे के तभी पाए जाते हैं जब उसका सतह का तापमान 5,000 से लेकर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा। इससे नीचे हुआ तो ये लाल रंग का दिखाई देगा कोई तारा। इससे ज़्यादा हुआ, लगभग 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर किसी का सतह का टेम्परेचर हुआ, तो वो आपको नीला या फिर सफ़ेद नज़र आएगा। तो आपका जो सूरज का तापमान है वो आपको 5 से 10,000 के बीच में देखने को मिलेगा। तो इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होगा आपका क्या? 6,000, ठीक है। सूर्य की बाहरी दृश्य सतह, जिसे प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर कहा जाता है, तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, आपको एक तो कोरोनोस्फेयर, फोटोस्फेयर, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखो क्या, पहले इसको रब कर लेते हैं। देखिए, कई चीज़ें तो हमें सूर्य ग्रहण के समय ही देखने को मिलती हैं, जैसे सूर्य के जो बाहर कोरोना है, इन चीज़ों के बारे में अभी देख लेते हैं क्या है। तो पहले तो देखो फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर जो आप सूरज की सतह को देखते हैं वो कुछ और नहीं, आपका फोटोस्फेयर ही होता है, ठीक है। चमकता हुआ सूरज दिखाई देता है जिसका टेम्परेचर आपको 6,000 डिग्री देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें आपको फोटोस्फेयर में आपको काले काले धब्बे भी देखने को मिलते हैं जिसको बोला जाता है सनस्पॉट। सनस्पॉट ये आपको फोटोस्फेयर में देखने को मिलेगा। देन आपका आता है क्रोमोस्फेयर। ये आपको सूर्य ग्रहण के टाइम पे देखने को मिलेगा। ये आपका सूरज है, इसमें आपको फोटोस्फेयर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्रोमोस्फेयर, देन आपका क्रोनोस्फेयर। क्रोमो का रंग मतलब रंग होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। इसी वजह से इसको क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। क्यों? देखो, इसकी जो चमक होती है, इसकी चमक को ढक लेता है फोटोस्फेयर, क्योंकि इसकी चमक इससे बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? फोटोस्फेयर की।
तो क्या होता है, क्रोमोस्फेयर हमें आमतौर पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब ग्रहण होता है, ग्रहण के दौरान जो हम एक रिंग नुमा चीज़ देखते हैं सूर्य के चारों ओर, देखते हैं जैसे अंगूठी टाइप की, ठीक है, छल्ला टाइप का, तो वो और कुछ नहीं आपका क्रोमोस्फेयर है। रेड कलर का एक रिंग टाइप का दिखता है ना जो आपको, कब, सूर्य ग्रहण के समय, तो वो आपका क्रोमोस्फेयर होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका कोरोना, ठीक है। कैसे देखो, जैसे ही सूरज है, अब कोरोना कैसे होगा, सबसे बाहर देखने को मिलेगा आपको। इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा। आपका फोटोस्फेयर का टेम्परेचर आपने 6000 देखा, तो इसका टेम्परेचर आपको लगभग, ये 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा था ना, ये आपका कोरोना के बारे में बात कर रहा था। तो ये सन है, ठीक है। अगर इस पे ग्रहण पूरी तरह से लग गया, ठीक है, सन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, उसके अलावा आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, इसके किनारे किनारे हल्का सा उजाला, ठीक है, दूधिया उजाला देखने को मिलता है। वही आपका क्या होता है, कोरोना, ठीक है। तो जब सूरज पूरी तरह से ग्रहण खाया हुआ होगा, तब आपको नज़र आएगा कोरोना, ठीक है। इसको इंग्लिश में हेलो कहते हैं, आप हिंदी में बताइएगा इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको हेलो बोला जाता है। जब सूरज पूरी तरह से ढक जाता है, रिंग भी नहीं दिखती, तब आपको दिखता है क्या, कोरोना, ठीक है। और जो आपके वो आते हैं, क्या होता है, सौर तूफान, वो यहीं पर ही आपको देखने को मिलते हैं, इसी का ही हिस्सा माना जाता है कोरोना का। तो ये थी आपकी सूर्य की कहानी। अब चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये होता है सेलेनोलॉजी, सिस्मोलॉजी आपके कंपन को, अर्थक्वेक को, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और जियोलॉजी, जियो यानी कि अर्थ को, और कॉस्मोलॉजी किसको, कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स में हो रहे उसके ओरिजिन को, ठीक है, मतलब जो भी इसका इवोल्यूशन हुआ, बाकी चीज़ें वो किस में आएंगी, कॉस्मोलॉजी में आएंगी। जियोलॉजी आपका अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। किस आकाशीय पिंड को जीवाश्म ग्रह यानी फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है, चंद्रमा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी भूगर्भीय गतिविधि लगभग 3 अरब साल पहले बंद हो गई थी। ये कोई कारण है, इतना अजीब सा एक्सप्लेनेशन। देखिए, चांद को फॉसिल प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो इसमें तो एक तो क्या नहीं है, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, इसमें आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी भी नहीं होती आपके चांद में, इसके अंदर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स भी देखने को नहीं मिलती। यानी ये अरबों साल से ज्यों का त्यों है, मतलब जैसे का तैसा, मतलब ज्यों का त्यों मतलब समान सा, ठीक है। अब इसमें कुछ क्रेटर्स बने हुए हैं अरबों साल पहले के, करोड़ों साल पहले के, उनमें कोई बदलाव नहीं है, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है, कोई एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी नहीं हुई। तो इस वजह से क्या होगा कि आप इसकी स्टडी से अपने सोलर सिस्टम के पुराने समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, फॉसिल प्लैनेट। क्यों, क्योंकि ये अरबों साल पहले जैसे थे आपके चंद्रमा, अभी भी वैसे ही हैं, मतलब इनिशियल स्टेट में जैसे रहे होंगे, ठंडे हुए जैसे रहे होंगे, वैसे ही अभी हैं। तो इनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो क्या होगा ऐसे में कि आपको एक पुरानी तस्वीर जो आप देखना चाह रहे हैं अपने सोलर सिस्टम की, या कुछ भी स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप चांद को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरबों वर्ष पहले क्या कंडीशन हमारे सोलर सिस्टम की रही होगी। इस वजह से इसे फॉसिल प्लैनेट यानी कि क्या, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। जैसे हम जीवाश्म यानी फॉसिल्स की स्टडी करते हैं अपना पास्ट जानने के लिए, धरती का पास्ट जानने के लिए, तो इसी तरह से अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानना है तो फॉसिल प्लैनेट की स्टडी की जाती है, जहाँ पर कोई अभी एक्टिविटी नहीं होती।
ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा इतने सालों में, करोड़ों लाखों करोड़ों सालों में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सौर ज्वाला यानी कि सोलर फ्लेयर के कारण उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली रोशनी को क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका क्या, अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस। और उसके बाद ये कहाँ दिखाई देता है आपका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ, ठीक है। तो अरोरा बोरियोलिस कहाँ दिखाई देगा आपका, कहाँ, नहीं, ईस्ट वेस्ट ऊपर नॉर्थ यूरोप, हाँ, तो ये यहाँ दिखाई देगा आपका यूरोप की तरफ, ठीक है, ऐसे है ना इंडिया, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई देगा कौन, अरोरा बोरियालिस, ठीक है। और उसके अलावा आपको एक अरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई देगा, वो आपको इस साइड सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा। आपको मालूम है धरती को काटा जा रहा है अगर दो हिस्सों में, तो किससे काटेंगे, इक्वेटर से काटेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में जो सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है, वो होता है क्या, अरोरा बोरियलिस, और आपका सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो इसमें क्या होता है, आपको आसमान में रंग बिरंगी लाइट देखने को मिलेंगी ग्रीन कलर की, ऐसे जगमग जगमग से, ऐसे लगेगा आपको कि किसी ने लड़ी सी लगाई हो, ऐसे जो हवा में लहरा रही हो, हिल रही हो। आप देखिएगा, चेक करिएगा इसे, इसकी इमेजेस काफ़ी खूबसूरत होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 29 था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, सौरमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक दहन, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, या गुरुत्वाकर्षण संपिंडन? तो फ्यूजन होगा कहाँ, सौरमंडल में। हम रिएक्टर में क्या करते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन सौरमंडल में, फ्यूजन अपने रिएक्टर में, एटॉमिक रिएक्टर में, और आपके कहाँ, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है, आपका नॉलेज में वृद्धि हुआ होगा, इसकी आशा करते हैं, और आपसे विदा लेते हैं। हैव अ गुड डे।